बस्ती में लकी और राधिका को लगभग 1 महीना हो गया था। अब 1-2 दिन में वो वापस अपनी फैमिली के पास अपने घर जाने वाले थे। लेकिन इससे पहले लकी को बस्ती में कुछ काम निपटाने थे, जिसमें 2 मेजर काम थे। फिरोज को इंसाफ दिलवाना और मोची काका को उनके बेटे से मिलवाना। इसके बाद भी लकी बस्ती में आता जाता रहेगा, ऐसा उसने सोच रखा था। अजीत पहले ही बंगलौर से दिल्ली आ चुका था और फिरोज केस का पूरा कच्चा चिट्ठा उसे बदरिश्त से मिल गया था। लकी ने डरा धमकाकर उससे पूरी कहानी सुनी और रिकॉर्ड कर ली। कैसे कमल ने उसे गोली मारी और फिर प्रताप ने उसे बचा लिया। खुद फिरोज पर इल्जाम लगाकर सत्या को हादसा बनाया और केस बंद करा दिया। लकी सुबह बाल मुकुंद के पास कोर्ट पहुंचने वाला था। बाल मुकुंद पहले से वहां पहुंच चुका था। वो वहां अजीत दास का इंतजार कर रहा था। अजीत पहले ही दिल्ली आ गया था, लेकिन वो यहाँ अपनी बस्ती में अपने पिता के घर ना जाकर एक होटल में रुका था। बाल मुकुंद ने इसलिए लकी को जल्दी बुलाया था ताकि वो उससे मिलकर अजीत दास के बारे में डिस्कस कर सके कि उसे अब आगे किस तरह से डील करनी है। लकी रात को देर से आने के बावजूद भी सुबह जल्दी उठ गया था और वो कोर्ट जल्दी पहुंचना चाहता था। लेकिन वो जैसे ही नहाकर बाथरूम से निकला, राधिका ने उसके घुटने पर लगी चोट का निशान देख लिया। लकी, ये चोट तुम्हें कहाँ से लग गई? राधिका ने पूछा। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी सी खरोंच है, लकी ने कहा। खरोंच? ये घाव है लकी। मैंने तुमसे कहा था ना अपना ख्याल रखना। मुझे पता है तुम कुछ ना कुछ उटपटांग ही कर रहे होगे। कैसे लगी ये चोट? अरे वो जिस दोस्त का सामान चढ़ा रहे थे ना, उसी का फर्नीचर लग गया थोड़ा सा, लकी ने बात बनाते हुए कहा। और तुम्हें ध्यान ही नहीं रहा? हाँ, जैसे तुम लोहे के बने हो ना, दर्द तो होता ही नहीं है तुम्हें। राधिका ने लकी को डांट दिया। बीवी और माँ के सामने रंगे हाथ पकड़े गए मर्द भीगी बिल्ली बन जाते हैं। लकी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो राधिका के सामने और ज्यादा बोलता तो पकड़ा जाता, इसलिए वो चुप रहा। राधिका जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल ले आई और लकी के घुटने पर लगी चोट की मरहम पट्टी करने लगी। घाव पर मरहम लगाते वक्त लकी को थोड़ा दर्द हुआ। मरहम लगाते वक्त तुम्हें दर्द हो रहा है और चोट लगते वक्त आह भी नहीं निकली होगी। अगर मैं ध्यान नहीं देती तो तुम मुझे थोड़ी ना बताने वाले थे, राधिका ने कहा। लकी राधिका को पट्टी करते हुए देख रहा था। अगर सचमुच मैंने तुम्हें बताया कि ये कैसे लगी है तो तुम मुझे पागल खाने भेज दोगी, लकी ने मन ही मन सोचा। कुछ कह रहे हो क्या? राधिका ने लकी को देखकर पूछा। वो सकपका गया। उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, अब क्या छोटी छोटी बात तुम्हें बताऊं मैं, जरा सी तो खरोंच है बस। राधिका लकी की इस बात को सुनकर उदास हो गई, लेकिन उसने लकी से कुछ कहा नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स बंद किया और वहां से उठ गई। ठीक है, मत बताओ, कुछ मत बताओ। जरूरत ही क्या है मुझे बताने की? तुम बाहर क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, मैं जानकर क्या करूंगी? मेरा काम तो बस घर संभालना है ना, और बाद में तुम्हारे बच्चे को संभालना। लकी राधिका की इस बात पर चौंक गया, क्योंकि राधिका कभी इस तरह से बात नहीं करती थी और ना ही लकी ने कभी इस तरह से राधिका को ट्रीट किया था। उसे अपनी हर बात बताई थी। हाँ, इस वक्त उसकी हालत जरूर नाजुक थी, इसलिए वो और उसे इन सब बातों के बारे में बताकर टेंशन प्रेशर नहीं देना चाहता था। लेकिन आज राधिका के मुंह से ये सब सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगा। फिर भी उसने आगे बढ़कर राधिका को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, राधिका, तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो गया? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं तो ऐसा नहीं है। मैं भी तुम्हारी केयर करता हूं, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? नहीं तो आज तुम्हारे साथ यहाँ होती इस हालत में भी? हाँ, राधिका ने लकी से कहा। इसलिए तो कह रहा हूं, जब इतना भरोसा करती ही हो तो ये गुस्सा किस लिए? पता नहीं, बस मुझे लगता है तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो। और क्या राधिका? लकी ने पूछा। और मैं भी अकेली हो जाती हूँ। जब तुम नहीं रहते तो ये 4 दीवारें मुझे खाने को दौड़ती हैं। लकी राधिका की उलझन समझ गया। उसने राधिका से कहा, तुमने ध्यान नहीं दिया शायद। इस महीने के खत्म होने में सिर्फ 2-4 दिन ही बचे हैं। उसके बाद तो हम घर जा रहे हैं और वहां पर सब होंगे। तुम्हें बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होगा।
और तब तुम मुझसे कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहती हूँ। कहोगी ना? चलो हटो यहाँ से। नहीं कहूंगी ऐसा कुछ मैं। राधिका लकी की बात से थोड़ी शर्मा गई, लेकिन वो अपनी शर्म को गुस्से के पीछे दबा रही थी। लकी ने उसे पीछे से पकड़ा और जोर से हक कर लिया। तुम्हें पता है, तुम गुस्से में और ज्यादा सुंदर हो जाती हो। कहाँ से सीख रहे हो ये फिल्मी लाइनें? राधिका ने लकी से कहा। जिसकी बीवी इतनी ड्रामेबाज हो, वो फिल्मी लाइनें तो सीखेगा ही ना। चलो हटो यहाँ से, मैं कोई ड्रामा नहीं करती। लकी राधिका की इस बात पर हंस दिया। देखते ही देखते राधिका का गुस्सा कब हवा हो गया, पता ही नहीं चला। ऐसी नोक झोंक पति पत्नी के रिश्ते को और गहरा कर देती है। कपड़े पहन लो, नाश्ता तैयार करती हूँ। राधिका ने लकी से कहा। उसे पता था लकी आज कोर्ट जा रहा है। लकी ने कपड़े पहने और नाश्ता करने बैठ गया। राधिका उसके लिए गर्म गर्म पूरियां उतारने लगी। लकी 2-3 पूरियां खाने के बाद उठ गया और जाने लगा। अरे इतना सा नाश्ता किया, पता नहीं लंच ठीक से करोगे भी या नहीं। और खाओ चलो। मेरी प्यारी बीवी, मैं खा लूंगा, तुम चिंता मत करो। और अभी मैं लेट हो रहा हूं, इसलिए जाना पड़ेगा। बाय, लव यू। लव यू टू। राधिका ने लकी से कहा और उसे एक प्यारी सी स्माइल देकर बाय बोल दिया। लकी आज अपना ठेला नहीं लगाने वाला था। ये बात उसने जमाल को पहले ही बता दी थी, इसलिए शबनम ने भी उसके लिए माल तैयार नहीं किया था। वो सीधा बस्ती से निकला और एक ऑटो पकड़कर कोर्ट में आ गया। यहाँ बाल मुकुंद उसका इंतजार कर रहा था। आइए लकी जी, कुछ नाश्ता पानी करेंगे? बाल मुकुंद ने लकी को देखकर पूछा। नहीं, नाश्ता मैं करके आया हूं, सीधे काम की बात करते हैं। ठीक है, तो बताइए आप, क्या आदेश है? अजीत दास तो यहाँ पहुंच गए हैं। लीगल नोटिस के हिसाब से उसे मोची काका की बस्ती वाले घर की रजिस्ट्री की कार्रवाई करनी है। एक तरह से वो झोपड़ी आपके नाम करनी है, कागजों पे साइन करना है और वापस चले जाना है। इससे अजीत पर कोई मामला नहीं रहेगा, लेकिन इससे आपके मोची काका जो हैं बेघर हो जाएंगे। अब ये मामला तो लीगल नोटिस को पढ़कर कोई भी समझ सकता है। फिर भी अजीत दास ने कार्रवाई से पहले मुझसे मिलने की बात कही है, बाल मुकुंद ने कहा। यानी कि वो उस कागज पर साइन नहीं करना चाहता। बेटा अपने बाप को बेघर होता नहीं देख सकता। लकी ने बाल मुकुंद की कानूनी लैंग्वेज में छिपे सार को समझते हुए कहा। हाँ, कह सकते हैं। फिर भी वो उन्हें अपने साथ बेंगलुरु लेकर नहीं जाएगा, यहीं बस्ती में अकेले रहने के लिए छोड़ देगा। बात कुछ समझ में नहीं आई। लड़का अपने बाप से प्यार भी नहीं करता और उसे बेघर भी नहीं देखना चाहता। अजीब सी उलझन है, दुबे ने कहा। यही तो हमें पता करना है बाल मुकुंद दुबे जी, इसलिए तो हमने अजीत को यहाँ बुलाया है। वैसे मुझे अजीत और मोची काका की ये कहानी शुरुआत से ही खटक रही है। मोची काका हैं कि अपने लड़के को कोसे जा रहे हैं, और अजीत है कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। अब अजीत आ गया है तो उसकी कहानी भी पता ही चल जाएगी लकी साहब। बाल मुकुंद ने लकी से कहा। आपकी टेढ़ी उंगली वाला आइडिया इसलिए तो एग्जीक्यूट किया है हमने। तो पहले अजीत से मिल लेते हैं, उसके बाद सोचा जाएगा कि झोपड़ी बेचने वाले नकली प्लान को कैसे अंजाम देना है या फिर छोड़ देना है। क्या? दुबे ने कहा। मैं उस गरीब आदमी की झोपड़ी लेकर क्या करूंगा दुबे जी? मुझे तो खुद अपनी झोपड़ी संभालनी है। 1-2 दिन में बस्ती से वापस जाना है। खैर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी फिरोज के केस में, लकी ने बाल मुकुंद से कहा। अरे हम इस बारे में तो आपसे पूछना ही भूल गए थे, बताइए कुछ मिला? बाल मुकुंद ने पूछा। कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है, और जैसा कि मैंने कहा था, सामने वाला दुश्मन तगड़ा है, लड़ाई जोरदार होगी, लकी ने कहा। आपके पास हथियार तो है ना? बस जो होगी देखी जाएगी, बाल मुकुंद ने कहा। लकी ने बाल मुकुंद को बद्रिश से मिला सारा चिट्ठा बताना शुरू कर दिया। आप प्रताप पुरोहित को जानते हैं? नाम तो सुना सुना सा लग रहा है, कोई बड़ा क्रिमिनल है क्या? बाल मुकुंद ने पूछा। व्हाइट कॉलर क्रिमिनल है ये, पॉलिटिशियन गोविंदनाथ का खास है, लकी ने कहा। ओह अच्छा अच्छा, ये तो वही पॉलिटिशियन है ना जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। हाँ और क्या,
पहले पता होता तो बाप गोविंदनाथ के साथ उसके इस बेटे पुरोहित को भी सीधे रास्ते पर ले आते। लेकिन कोई बात नहीं, क्या पता इसी बहाने गोविंद से फिर मुलाकात हो जाए। तो ये पुरोहित शामिल है उस लड़के के मर्डर में? बाल मुकुंद ने लकी से पूछा। सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इसका लड़का कमल प्रताप, जो फिलहाल कॉलेज में स्टूडेंट प्रेसिडेंट बना हुआ है, उसी ने गोली चलाई थी फिरोज पर। क्या बात कर रहे हो? यानी फिरोज का सचमुच मर्डर हुआ था? दुबे ने चौंकते हुए पूछा। हाँ हाँ, पर इस पुरोहित ने अपने बेटे को साफ बचा लिया और फिर उसकी मौत को हादसा बताकर केस ही बंद करवा दिया। अच्छा, तभी पुलिस रिपोर्ट में हथियार बम लाने का सारा जिम्मा उसी पर डाला गया है, ताकि इस हादसे में वो खुद जिम्मेदार है, ताकि कहानी को और बल मिल सके। बाल मुकुंद ने कहा। आपने ठीक कहा दुबे जी, इस कहानी की पूरी डिटेल मेरे फोन में रिकॉर्ड है, ये मैं आपको भेज रहा हूं। आप सुनिए और एक प्लीड फाइल तैयार करिए। हम आज ही केस रीओपनिंग फाइल करेंगे। तभी बाल मुकुंद का फोन बज उठा। स्क्रीन पर लिखा था अजीत दास। बाल मुकुंद ने लकी को देखा और कहा, लगता है अजीत दास कैफे पहुंच गया है। क्या कहते हो, पहले उसी से मिल लिया जाए? थोड़ी देर इंतजार करने दीजिए वकील साहब, तभी तो पता लगेगा कि किसी बड़े वकील से मिलना है। तब तक हम अपना ये काम निपटा लेते हैं। लकी ने बाल मुकुंद से कहा। तो ठीक है, फिर आइए हमारे साथ, बाल मुकुंद ने लकी से कहा। वो दोनों बाल मुकुंद की एक टेबल भर के चेंबर में आ गए थे। बाल मुकुंद ने अपने टेबल के ड्रॉर में से एक कोरा कानूनी कागज निकाला और फिर उस पर कुछ टाइप करने लगे। वो फिरोज के केस की रीओपनिंग एप्लीकेशन लिख रहे थे। उस केस की पुलिस रिपोर्ट कॉपी और बाकी की पूरी डिटेल्स उसके पास पहले से ही मौजूद थी। लकी उस एप्लीकेशन को टाइप होते हुए देख रहा था। एक पल को उसका मन हुआ कि वो जमाल और शबनम को कॉल करके ये खबर सुना दे, लेकिन लकी ने ऐसा किया नहीं। जब तक ये प्रोसेस पूरी तरह से अप्रूव नहीं हो जाती, जमाल और शबनम को ये बताना ठीक नहीं था। वो दोनों उम्मीद लगाना शुरू कर देते और फिर ये बात उन्हें और परेशान करने लग जाती कि उनके बेटे का कातिल बाहर घूम रहा है। लकी एक गरीब दंपत्ति का कानून से भरोसा नहीं उठने देना चाहता था। एप्लीकेशन तैयार हो गई। बाल मुकुंद ने रीओपनिंग की वजह, पुलिस की पंचनामा रिपोर्ट का हेर फेर और साथ में उन लोगों के नाम भी मेंशन किए जो इस जुर्म में हिस्सेदार थे। सबूत के तौर पर 3 चश्मदीद गवाहों के नाम भी लिखे जो फिरोज के ही कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। उन पर दबाव होने की वजह से वो पुलिस के पास नहीं जा पाए। ये बात भी उन्होंने इस एप्लीकेशन में लिखी। इसके बाद बाल मुकुंद ने उसी सरकारी वकील को कॉल किया जिन्होंने फिरोज के केस को कोर्ट डिफेंड किया था, जो उन दोनों से कॉफी हाउस में मिल चुके थे। किस्मत की बात थी कि वो भी उस वक्त कोर्ट ही आ रहे थे। बाल मुकुंद ने उन्हें वो एप्लीकेशन दिखाई और उसके बाद उनकी सहमति से उसे कोर्ट में अपील कर दिया। केस रीओपनिंग के इस पूरे काम में 1 दिन लगने वाला था। अगले दिन सुबह तक बाल मुकुंद के पास इसकी खबर आ जाने वाली थी कि उनकी अपील मंजूर हुई या नहीं। क्या लगता है सर, ये अपील मंजूर होगी? लकी ने उन्हीं सरकारी वकील से पूछा जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। पूरे चांसेस हैं, जिस तरह के आर्गुमेंट तुम लोगों ने मेंशन किए हैं, मुझे तो पूरी उम्मीद है, बस ऊपर से कोई प्रेशर ना पड़े, सरकारी वकील ने दुबे और लकी से कहा। लकी तुरंत समझ गया वो किस प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये केस रीओपनिंग अपील प्रताप पुरोहित तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन लकी ने इसका इलाज भी ढूंढ रखा था। उसने तुरंत गोविंदनाथ के पर्सनल सेक्रेटरी को कॉल किया। गोविंदनाथ पहले ही लकी से मुंह की खा चुका था। इस कॉल का मतलब था कि वो इस मैटर से दूर रहेगा। क्या लकी अब प्रताप और कमल को कोर्ट में घसीटने वाला था या फिर कोई और मुश्किल आ खड़ी होगी? क्या होगा अजीत दास और मोची काका की कहानी में? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ